हमने डिस्ट्रक्ट कल बेटा कोल की टाइप्स तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कैसे होंगे, कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालने कैसे हैं। तो उसका जो प्रोसेस बेटा है वो क्या कहां से शुरू हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। कोल हैज बिकम मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन कहां से है बेटा, कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और उसके बाद ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में साथ लिखना है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलोंग विद फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वो कौन से कंपाउंड, जी बेटा ये कल मार्क करवा दिया था। अब वो कौन सी ऑर्गेनिक 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड हमें हासिल होंगे जब हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, तो 4 चीजें हासिल होंगी। पहली बेटा जो चीज हासिल होती है दैट इज कोल गैस, सेकंड इज अमोनिकल लिक्वर, थर्ड इज कोल तार, एंड फोर्थ वन इज कोक। ये 4 चीजें हासिल होंगी बेटा। यानी कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, कोल तार एंड कोक हासिल होंगे। ये 4 सब्सटेंसेस हासिल होंगी। फिर इन 4 के अंदर मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उनको फिर डिफरेंट तरीकों से उनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाला जाएगा। तो सबसे पहले तो बेटा कोल गैस को डिस्कस करने जा रहे हैं। कोल गैस अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बेटा। कोल गैस क्या है? ये बेटा कोका कोला वाली कोक नहीं है, पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा क्या है। ये सोनिया कोका कोला पिला वाली कोका कोला नहीं है, कोक नहीं है। अच्छा बेटा, कोल गैस, कोल गैस क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न्ड इन एयर। इसको जब जलाया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा मौजूद है? एक तो मीथेन। देयरफॉर, और इसका ये इसकी बेटा ये डेफिनेशन हो गई कि इट इज मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये MCQ भी आ जाता है कि कोल गैस कौन सी 3 चीजों का मिक्सचर है? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। एंड इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न्ड इन एयर। जब इसको जलाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हीट प्रोड्यूस होगी। और इसका यूज क्या है? ये इसका यूज है बेटा, फिर इट इज मेनली यूज फॉर यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, कि ये इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज होगा। इट इज आल्सो यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। कि बेटा मेटलर्जी है, मेटलर्जी का प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स। ये जो आप मेटल जितनी भी है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ये एज इट इज प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। ये तो रॉक्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं, फिर हम उनसे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रॉक्स और मिनरल्स में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस मेटलर्जिकल प्रोसेस कहलाता है। और उसमें ये कोल गैस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के तौर पे यूज होती है, बर्न करने के लिए यूज की जाती है बेटा। तो ये कोल गैस की डेफिनेशन, और ये उसका हो गया यूज। मेटलर्जिकल, मेटलर्जी क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है अमोनिकल लिक्वर। अब अमोनिकल लिक्वर भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट बेटा जस्ट वेट कीजिएगा।
क्वेश्चन है बेटे का, मेटलर्जी बेटा मैंने बता दिया है सर, डायमंड कैसे बनता है अल्लाह ताला बना देता है उसको नेचुरली, आप वो कार्बन के आइटम्स आपस में जोड़ के बनाते हैं। इब्राहिम इमरान अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। इब्राहिम मोहम्मद हुनैन लिखा हुआ है आपने। प्रोवाइड एन इनर्ट मीनिंग क्या है? अब बेटे देखिए ना, इसके अंदर लफ्ज यूज हुआ है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यानी कि हमें वहां पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया करेगी जहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगी, जस्ट रिडक्शन होगी। तो इनर्ट का वैसे मतलब ये होता है ना बेटा कि दूसरों के साथ जो रिएक्ट ना करे, जो इंटैक्ट रहे। तो इनर्ट रिड्यूसिंग का मतलब है, इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां पे जस्ट रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन ना हो रही हो। मेटलर्जी बेटा मैंने बताया है कि मेटल्स को जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है उसे मेटलर्जी कहते हैं। रॉक्स में से, मिनरल्स में से, ये हमारा लास्ट चैप्टर बिल्कुल सारा मेटलर्जी पर डिपेंड करता है। इसमें पूरी मेटलर्जी को हम डिफरेंट प्रोसेसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर में। तो मेटलर्जी है क्या बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, मेटल्स को निकालना है रॉक्स में से, प्योर फॉर्म में मेटल्स को लेके आना मेटलर्जी कहलाता है। अब बेटा नेक्स्ट है अमोनिका लिक्वर। अमोनिका लिक्वर इज सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। अमोनिका लिक्वर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट इज सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होती है? NH3, अमोनिया इन वाटर। इट इज यूज, अब इसका यूज क्या है बेटा? इट इज यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इससे क्या बनते हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर। MCQ भी है कि अमोनिका लिक्वर से कौन सा फर्टिलाइजर बनता है? तो ये अमोनिका लिक्वर के सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर एंड इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, क्योंकि इसके अंदर अमोनिया मौजूद है और अमोनिया इज यूज्ड इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। और इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाएं तो अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर बनता है। ये था अमोनिकल लिक्वर। अब थर्ड है बेटा कोल तार। कोल तार इज थिक ब्लैक लिक्विड। अब देखिए बेटा, उसमें यानी कि जो मिक्सचर हमें मिला था, उसको, कोल को हमने उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो उसमें से कोल गैस भी निकल गई, उसमें अमोनिकल लिक्वर भी निकल गया। अब पीछे एक ब्लैक कलर का मटेरियल बचता है जिसे कहते हैं कोल तार। कोल तार इज थिक ब्लैक लिक्विड। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, इनर्ट एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का फिर से बता दें। बेटा मैं अभी इसको खत्म करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लास्ट चैप्टर पे मैं आपको लेके जाऊंगा, वहां से आपको क्लियर समझ आएगी रिडक्शन की और इस सारी चीजों की। It is a thick black liquid. Coal tar is a thick black liquid. It is mixture of more than 200 different organic compounds. अब अकेला जो कोल तार है that is mixture of more than 200 organic compound, mostly aromatic. और इसके अंदर मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक हमने डिस्कस किया था कि जिनमें बेंजीन रिंग हो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ के आए हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो उन्हें कहते हैं एरोमेटिक। तो सिर्फ अकेला कोल तार जो हमें कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल हुआ है उसके अंदर मजीद 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। और इन 200 को कैसे सेपरेट करेंगे? दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। ये बताता हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अभी बताता हूँ बेटा। इसको हम इस पैराग्राफ को रीड करके मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताता हूँ। सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन। यानी कि कोल तार के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी? बेंजीन, फिनोल, टॉलिन, एनिलीन एटसेट्रा। बेंजीन, अगर यहाँ पे OH लगा हो तो फिनोल, अगर यहाँ पर CH3 लगा हो तो ये टॉलिन बनता है बेटा। बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 लग जाए, और अगर यहाँ पर NH3 लगा हो, NH2 लगा हो सॉरी, तो इसे कहते हैं एनिलीन। यानी कि ये सारे बेंजीन रिंग से ही डिराइव होते हैं।
और ये सारे कंपाउंड किसके अंदर मौजूद हैं? कोल तार के अंदर मौजूद होते हैं। दीज केमिकल्स आर यूज टू सिंथेसाइज, और फिर इन केमिकल्स से आगे इस्तेमाल क्या है कि इनसे ड्रग्स बनती हैं, डाइज बनते हैं, एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका खेज मटेरियल बनता है, पेंट्स बनते हैं, वार्निशेस भी बेटा इसी इन्हीं पेंट्स में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक बनता है, सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड्स बनते हैं। बिसाइड दीज वैल्यूएबल केमिकल द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल, यहाँ से बेटा एक और, यानी कि आपने कोल तार में से, यानी कि कोल तार है और उसके अंदर मोर देन 200 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो जब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल लें तो कोल तार में एक पीछे ब्लैक कलर का रेजिड्यू बचता है। द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार इज कॉल्ड पिच। इट इज यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ। तो पिच का जहां से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पिच? ये क्रिकेट वाली पिच नहीं है बेटा, कोल तार के अंदर मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। उन मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम निकाल लेंगे, उन मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम निकाल लेंगे तो पीछे एक ब्लैक कलर का लिक्विड बच जाता है जिसे कहते हैं पिच, जो सड़कों में इस्तेमाल होती है। लुक ब्लैक कलर वाली बेटा, जो सर्फ रोड बन रही है, सड़क बन रही है, या छतों में उसको यूज किया जाता है ताकि वो बारिश का पानी उसमें सीप थ्रू ना हो। तो ये ब्लैक कलर की जो लुक जिसे कहते हैं, सड़क और रोड्स वगैरह बनाते हैं, गलियों में इसका स्प्रे कर रहे होते हैं ब्लैक कलर की, तो वो पिच है। और वो कहाँ से आई है? कोल तार से बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल लिया है, तो पीछे जो बचता है दैट इज पिच। और इसको यूज कहाँ पे करते हैं? सरफेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो ब्लैक कलर से मार्क किया है बेटा। अब बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, मैं ये आप लोगों को समझा देता हूं। सपोज मेरे पास ये बेटा एक कंटेनर है, और इसमें हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं, जिसको व्हाइट से शो किया है, व्हाइट सर्कल से, वो वाटर है। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल कर रहे हैं अभी हम। और सेकंड सब्सटेंस को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसके अंदर ये चीज भी मौजूद है, और ये है अल्कोहल। दो लिक्विड्स को हमने मिक्स किया है, अब हमने इनको अलग करना है। हम क्या करेंगे? इनको हीट करेंगे। इनको हम हीट करेंगे। जो बेटा पानी है उसका आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, 50, 70 तक गया है, तो अभी तक कोई बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई। जैसे टेम्परेचर 78 होगा, तो 78 टेम्परेचर पे जो अल्कोहल है वो क्या करना स्टार्ट हो जाएगा? बॉयल। इट मीन उसके मैक्सिमम वेपर्स बन रहे हैं, सारे का सारा वेपोराइज होना स्टार्ट हो गया है 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अभी हमने इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया 78। तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सारे का सारा जो अल्कोहल है वो क्या हो जाएगा बेटे? वेपर्स बन के हो जाएगा अलग, और पीछे क्या रह जाएगा? वाटर। तो हमने क्या किया है कि एक मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स को बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे अलग कर दिया है। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे क्या कर दिया बेटा? अलग कर दिया है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखें। सपोज हमारे पास इसके एक मिक्सचर है और इसके अंदर तीन किस्म की चीजें मौजूद हैं। अब एक का टेम्परेचर है बेटा, जो ब्लू वाला है उनका सपोज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है 50। जो ऑरेंज बॉक्स है उसका सपोज हम कह लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट है 80। और जिसको येलो से इंडिकेट किया सपोज उसका मेल्टिंग पॉइंट है 100। अब इसको बेटा हम हीट करना स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले
कौन अलग होगा? मैं इनको नाम दे लेते हैं। जब हम इसको हीटिंग करना स्टार्ट हुए हैं तो सबसे पहले किस चीज के वेपर्स अलग होंगे? इब्राहिम इमरान ने ठीक बताया है। जी बेटा, महानूर ने भी ठीक बताया है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले ए अलग होगा। जब 50 तक टेम्परेचर जाएगा तो ए जो है, जो ब्लू कलर के ड्रॉपलेट्स हैं वो बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। वो सारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सारा वेपराइज होकर उड़ जाएगा। पीछे सिर्फ दो चीजें बच जाएंगी, बी एंड सी। जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो बी वाले जो ऑरेंज मालिक्यूल्स हैं वो भी निकल जाएंगे, और लास्ट में आखिर में अकेला रह जाएगा 100। तो हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे अलग करते हैं। इसे कहते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के सेपरेशन ऑफ separation of components of a mixture on the basis of boiling point is called fractional distillation. Separation of components of a mixture on the basis of boiling point is called fractional distillation. तो अब हमने क्या किया बेटे कि हमारे पास जो कोल तार था, सपोज करें कि इस बीकर में हमारे पास कोल तार है। अब हम उसको हीट करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हीट करते जाएंगे तो उसके अंदर जो मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वन बाय वन बारी बारी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अलग होते जाएंगे, और आखिर में जो चीज बच जाएगी वो क्या कहलाएगी? पिच। तो आखिर में जो चीज बच जाएगी बेटा, कि कोल तार क्या है बेटा, इसको मैं दोबारा मार्क कर रीड करवा देता हूं आप लोगों को कि कोल तार इज थिक ब्लैक लिक्विड, इट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली एरोमेटिक, एंड दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि इनको हीटिंग करके अलग करेंगे। जब हीट करते जाएंगे तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाएंगे। तो जो पीछे बचेगा, द ब्लैक रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब होता है जो चीज बच जाए, जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस हो उसे रेजिड्यू कहते हैं। द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल tar is called pitch and it is used for surfacing of roads and roof. अब बेटे हम चलते हैं, वो जो बच्चे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इनर्ट रिड्यूसिंग वाला क्या बात थी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं क्या, कैसे? अब बेटे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? किसी बच्चे को ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आती है, याद है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी, 9th क्लास में हमने डिस्कस की थी, काफी डिटेल से पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, आप लोगों को, सब बच्चों को ऑलमोस्ट याद है। अब बेटा देखें, जब कोई चीज जल रही है, बर्निंग के तौर पे यूज होती है, तो बर्निंग के प्रोसेस में क्या चीज इस्तेमाल होती है? बर्निंग के प्रोसेस में क्या इस्तेमाल होता है? ऑक्सीजन यूज होती है। एग्री कर रहे हैं बेटा? बर्निंग के प्रोसेस में क्या इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन। अभी एक मिनट इधर रुकेंगे बेटा, मैं बुक का पेज देख लूं लास्ट चैप्टर का, वहां पे जाके आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। ओहो, वो तो 9th का, अच्छा ठीक है, ये बुक 9th की उठाई हुई है मैंने।
चलिए बेटा, वो मैं बुक से आपको बाद में जब उधर चैप्टर में पहुंचेंगे तो बता दूंगा। अब देखें, यहाँ तक सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि बर्निंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज हो जाती है। तो जब बेटा ये कोल गैस है बेटा, ये एक्चुअली है क्या? फ्यूल है। ये है क्या? फ्यूल इन इंडस्ट्री। जब इसको मेटलर्जी के प्रोसेस में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो एक सर्टेन कोई भी ऑपरेटस है जिसके अंदर मेटलर्जी का प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे जब इसको बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? कंज्यूम करता है। तो ऑक्सीजन, ये जो मेटल्स होती हैं बेटा, ये अब आयरन है तो वो Fe2O3 सपोज ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में मौजूद होती है। यानी कि जो नेचर में ऑक्सीजन मौजूद है, रॉक्स पे मौजूद है, वहां पर सिलिकेट्स मौजूद मौजूद होते हैं, यानी कि ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, सॉल्ट्स की फॉर्म में मौजूद है, प्योर फॉर्म में नहीं है। तो इसको जब बर्न किया जाता है बेटा, तो बर्निंग के प्रोसेस में पहले तो वो फ्यूल है, वहां से ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। फिर इनके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है, आयरन के अंदर या दूसरी मेटल्स के अंदर, यानी कि उनके जो साल्ट्स बने हुए हैं, उनके जो कंपाउंड्स बने हुए हैं, उनमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो जब बर्निंग के प्रोसेस में ये बर्निंग के प्रोसेस के लिए ये उस ऑक्सीजन को भी क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है बेटा वहां पर। तो इस तरह ये मेटलर्जी के प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज होती है बेटा। ये जो कोल गैस भी इस्तेमाल होती है, और आगे हम कोक को पढ़ेंगे वो भी इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ बेटे? जिन्होंने ये पूछा था, इब्राहिम ने पूछा था और महानूर ने मेरा ख्याल में पूछा था कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कैसे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, वाई अल्काइंस आर कॉल्ड एसिटाइलिन्स। बेटा ये जो उनके कॉमन नेम थे, एसिटाइलिन्स, अल्काइलिन्स, वो उनके कॉमन नेम थे, और अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्केन ये उनके साइंटिफिक नेम्स हैं। नेक्स्ट है बेटा कोक। अब बेटा कोल है, कोल में से जब सारी चीजें निकाल ली जाती हैं, यानी कि जब कोल में से कोल गैस भी निकल गई, अमोनिकल लिक्विड भी निकल गया, कोल तार भी निकल गई, जो चीज पीछे बची वो क्या थी? कोक। और कोक के अंदर क्या है बेटा? इट 98% कार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कोक के अंदर 98% तक कार्बन है। इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। इट मींस जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, उसमें से कोल गैस को भी हमने अलग कर दिया, अमोनिकल लिक्विड को भी अलग कर लिया, और कोल तार को भी अलग कर लिया। तो जो पीछे बचा था वो क्या है? कोक। When coke is subjected to destructive distillation, it loses all its volatile components and leaves behind a solid residue called coke। यानी कि बेटा जब यहां से, यानी कि जो हमारा स्टार्ट वाला कोल था, जहां से हमने स्टार्ट किया था, उसको जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी, तो उसके सारे वोलाटाइल कंपोनेंट्स निकल गए। उसमें से कोल तार निकल गया, उसमें से अमोनिकल लिक्विड निकल गया, और उसमें से कोल गैस निकल गई। तो जो पीछे बचा वो क्या है? कोक। And it is mainly used as reducing agent in extraction of metals, especially iron. It is also used as fuel। तो ये भी यूज होता है, कोक भी यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट क्रिएट कर, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यानी कि कोल गैस भी इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होती थी, और कोक भी इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है मेटलर्जी में। जी बेटा, जहां तक मैं इसी ओवरऑल सारे लेक्चर को समअप कर देता हूं बेटे, फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप पूछेंगे। जी बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी मौजूद है। अच्छा देखिए बेटा, कोल, इसकी हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो 4 सब्सटेंसेस हासिल हुई। इसकी हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं।
बेटा वार्निशेस मोस्टली यूज होता है इन द सेंस ऑफ ये जो पेंट्स होते हैं उसी सेंस में ये लफ्ज यूज होता है। पहली बेटा इसमें से हमें हासिल हुआ कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, कोल तार। जब ये सारे कंपोनेंट हम अलग कर लेंगे तो पीछे जो चीज बच जाएगी वो क्या होगा, कोक। और कोल तार की फिर मजीद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे इसकी, तो उससे हमें मोर देन 200 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होंगे। और जब वो 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग हो जाएंगे तो हमें उसमें से पिच ब्लैक कलर का रेजिड्यू हासिल होगा, दैट इज कॉल्ड पिच। अब बेटा देखें, ये हमारे पास सपोज कोई ऑपरेटर है जिसमें मेटलर्जी का प्रोसेस हो रहा है। इट मींस हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके कंपाउंड में से। अब वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है, हम सपोज कर लेते हैं Fe2O3 है, इसमें से हमने आयरन को निकालना है। वैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसकी बहुत से स्टेप्स हैं। अब इसका एक स्टेप ये है कि हमने इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है। अब ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हमें इसकी चाहिए करवानी क्या बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो हमें इसकी रिडक्शन करवानी है, तो उसके लिए बेटा ये बर्निंग का प्रोसेस यहाँ पे करवाया जाएगा ताकि बर्निंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज हो जाए। तो इस तरह से ये वाली ऑक्सीजन भी बर्निंग के प्रोसेस में यूज हो जाएगी और क्या हो जाएगी बेटा, रिडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से इसे कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना ड्यूरिंग मेटलर्जी। मेटलर्जी के प्रोसेस में रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि रिडक्शन हो। बेटा मैंने सोचा थोड़ी चेंज लाए ना इसमें, आज ग्रीन बोर्ड लाए हैं। अनाया कुछ समझ आई बेटा? बाकी आपको इसकी डिटेल के साथ बेटा समझ आएगी जब हम लास्ट चैप्टर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी बच्चे कुछ क्वेश्चन है तो बताएं बेटा। टेरिन बेटा वार्निशेस का मैंने अभी सर्च भी किया तो वो यही है कि डिजॉल्व्ड इन लिक्विड फॉर अप्लाइंग ऑन वुड, मेटल और अदर मटेरियल्स टू फॉर्म हार्ड क्लियर शाइनी सरफेस व्हेन ड्राई। तो कलर भी जिस तरह से पेंट होते हैं तो पेंट के ही सेंस में यूज होते हैं वार्निशेस भी, जस्ट लाइक पेंट्स। वार्निशेस आर सब्सटेंसेस जस्ट लाइक पेंट्स। बेटा आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है +3 भी होती है। एक बच्चे ने कहा है कि सर Fe2O3 में वैलेंसीज किस तरह से हैं। बेटा Fe की वैलेंसी +3 है, तो ये 2 है, Fe2 है तो इट मीन मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये +6 हो जाएगा बेटे। और O की आपको पता है ऑक्सीजन की -2 होती है और 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा -6। तो ओवरऑल कंपाउंड Fe2O3 न्यूट्रल कंपाउंड है ओवरऑल। जी बेटा यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बताए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बताए नो क्वेश्चन, सो दैट वी कैन लीव द टुडेज क्लास। ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट टॉपिक देख लूं कौन सा है। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस को और सिंथेसिस एंड लेबोरेटरी तक, जहां तक इंशाल्लाह हम इसको कल, सिंपल सा टॉपिक है, कल का भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चले बच्चों, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही।
ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट इनको तरतीब के साथ कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशंस आप लोगों को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये कोल वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ अभी अगर टाइम है तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एक्सरसाइज का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बेटा पेज नंबर 79, बुक के पेज नंबर 79 पर एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, राइट व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, या फिर ऐसे आ सकता है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन और उसके बाद ये 4 हेडिंग्स के साथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास आ गया, यू पीपल कैन ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।